हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाया है जो कि मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसके बाद करंट क्या है, ओम्स लॉ, एसी और डीसी के बीच का डिफरेंस, ये सब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, और ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टार्टिंग का टॉपिक भी है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर that cause electrical effect such as attraction, repulsion and flow of current. Okay, so ये क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है किसका, कोई भी मैटर का हो सकता है। ठीक है, जिसका काम क्या है, वो अट्रैक्शन कर सकता है, रिपल्सन कर सकता है और फ्लो ऑफ करंट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या है अट्रैक्शन, रिपल्सन और फ्लो ऑफ करंट का मतलब। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमको कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रॉन से मिलता है और प्रोटॉन से मिलता है। ठीक है, और उसका टाइप क्या है, तो टाइप का बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपना क्या उसका कैरेक्टर होता है नेगेटिव का। इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ से मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, और प्रोटॉन से हमको जो चार्ज मिलेगा वो पॉजिटिव चार्ज का मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि अट्रैक्शन, रिपल्सन और फ्लो ऑफ करंट क्या था। तो यहाँ पर क्या है कि लाइक चार्जेस जो होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, और अनलाइक चार्जेस जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। हमारे पास दो चार्ज है, तो एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, अगर हम ये बात करें, ये दोनों को एक साथ रख दे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उसी तरीके से अगर हम एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव को रख दे एक जगह पर, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइक चार्जेस है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम माइनस को भी सामने सामने पे रख दे तो भी ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि ये अनलाइक चार्ज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि चार्जेस कब रिपल्सन होगा, कब अट्रैक्शन होगा। और यही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अगर फ्लो करता है किसी भी डायरेक्शन में तो हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगर यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट जो होता है वो कूलम्ब होता है, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि हाउ मच चार्ज विल बी देयर इन वन इलेक्ट्रॉन, देन योर आंसर शुड बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत होगा। तो इसको हम कन्वर्जन करके देख सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत होगा। ठीक है, अगर चाहे तो हम यहाँ पर ही करके देखते हैं। तो एक इस पेज में देखिए, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ये देखना है। तो हम देखें कि 1 इलेक्ट्रॉन में, अभी हम बैकस्लाइड में क्या जाने कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, यानी कि 1.6, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 1 कूलम का बात करें तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 19 ऊपर हो जाएगा और 1.6 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10/1.6 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, हम अभी कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व करेंगे। आपको एग्जाम में खुद सॉल्व करना है या फिर इंटरव्यू है तो डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 6.25, 6.25
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक कूलम चार्ज बनाने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने चार्ज के बारे में देख लिया, बिना चार्ज को जाने हम इलेक्ट्रिक करंट को नहीं जान सकते थे, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, और एक चीज यहाँ पर होना चाहिए, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हालांकि यहाँ पर डायरेक्शन तो होगा इलेक्ट्रिक करंट का, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। ये एक हम अलग से स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो हमारा अभी फिलहाल क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो हम समझ गए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वही उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट मिलता है किसी भी कंडक्टर में। अब बात करेंगे कैसे फ्लो करता है। इफ इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन एन एक्सटर्नल सर्किट। ओके, द अमाउंट ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सर्किट का वोल्टेज क्या है और रेसिस्टेंस क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कोई भी सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, वो क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, यानी कि सर्किट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। इट मीन्स रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक कंडक्टर लिए हैं जिसका ये इंड ए और ये इंड बी है, सपोज कीजिए, यहाँ से यहाँ तक अगर हम कैपिटल क्यू अमाउंट को चार्ज को फ्लो कराते हैं कितने टाइम पे, टी टाइम पे, तो चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर जो है वही इलेक्ट्रिक करंट है, वो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू आएगा वो एसआई यूनिट में हम क्या देखेंगे, वो एम्पियर होता है। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ क्या है, व्हाट इज ओम्स लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to voltage applied across it, provided the temperature and physical condition remains constant। यानी कि आपका जो फिजिकल कंडीशन है और टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हुआ तो वहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं। ठीक है, और I भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट को बढ़ना चाहिए, और अगर वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट को भी घटना चाहिए। क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम फिजिक्स में ये जानते हैं कि कहीं पे भी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है तो उसको हटा के इक्वल टू लगाए तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आना चाहिए। यहाँ पर हम इक्वल टू साइन देते हैं तो v इज इक्वल टू आई आर होता है, और r क्या है यहाँ पर, r यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, यही रेसिस्टेंस के बारे में बात की है पिछले क्वेश्चंस में कि करंट जो है वो डिपेंड करता है किस पे, कि उसका वोल्टेज क्या है और रेसिस्टेंस क्या है। मतलब अगर यहाँ से हम I लिखना चाहें तो I इज इक्वल टू वी बाई आर हो सकता है। यानी कि करंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम रेसिस्टेंस को बढ़ा दें तो करंट जो है वो इफ अगर V इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हम करंट को बढ़ाते हैं तो ये जो कॉफिशिएंट है V बाई आर का, क्या ये चेंज होगा? तो एक सर्किट अगर हम बना चुके हैं तो वहां पर V का वैल्यू अगर फिक्स्ड रख दे तो करंट कैसे चेंज होगा? तो रेसिस्टेंस को घटाने या बढ़ाने से। अब रेसिस्टेंस को कैसे घटा या बढ़ा सकते हैं?
तो केबल का थिकनेस पे डिपेंड करेगा और लेंथ पे डिपेंड करेगा कि रेसिस्टेंस को कैसे घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम बात करें मैथमेटिकल इक्वेशन, तो ये हम देख ही चुके कि V इज इक्वल टू आई आर होता है और I इज इक्वल टू यहाँ पर V बाई आर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC करंट। हमको ये मालूम चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज करंट। अभी करंट हमारा दो तरीके का होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है। तो करंट का जो डायरेक्शन है, अगर वो पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि वो अल्टरनेटिंग करंट है। और डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, तो अगर पीरियोडिकली उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड वेरी करेगा टाइम के साथ। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ वो पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर डीसी करंट में कोई मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब बात करें तो फ्रीक्वेंसी का, अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है पीरियोडिकली, तो फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो होना चाहिए। अभी यहाँ पे जो 50 हर्ट्ज एग्जांपल दिए हैं, वो इंडिया के लिए 50 हर्ट्ज यूज़ करते हैं और घर के लिए हम 220 वोल्ट एसी यूज़ करते हैं और इसका ही फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हम लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्ट करंट पे, तो इसका मैग्नीट्यूड तो किसी भी टाइम पे चेंज नहीं हो रहा है ना। जब तक मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे बात करें? कोई एक चीज़ बार बार रिपीट होता है तभी हम उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ काउंट पर सेकेंड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी जीरो होता है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट, तो आपको बोलना है जीरो। क्यों बताया आपको? रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि वहाँ पीरियोडिकली कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, इजिली स्टेप्ड अप और स्टेप्ड डाउन यूजिंग ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का यूज करके हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज को घटा सकते हैं। उसके लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करना है वो इस पर डिपेंड करता है। वोल्टेज बढ़ाना है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, वोल्टेज घटाना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज करके हम यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इसका अलग प्रोसेस होगा। अब हम बात करते हैं कि यूज्ड कहाँ कहाँ करते हैं। यूज करते हैं पावर ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि इंडस्ट्रीज में, घरों में, कहीं पे भी देखा जाए तो एसी करंट ही डायरेक्टली सप्लाई होता है, ना कि डीसी करंट होता है। लेकिन वही चीज़ अगर बात करें डायरेक्ट करंट का, तो डायरेक्ट करंट का यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में और बैटरीज में यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल का बात करें अगर, तो एग्जांपल के लिए हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, आईपैड है, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है और ये डीसी पे काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि एसी करंट के बारे में बात करें, तो जैसे घर का फैन है, इंडस्ट्रियल मोटर है, ये सभी जो है वो हमारा किस पे काम करेगा? एसी पे काम करेगा। अब बात करते हैं जनरेट कैसे करते हैं, तो हम जनरेट करते हैं अल्टरनेटर्स का यूज करके एसी करंट को। तो एसी करंट को जनरेट करने के लिए अल्टरनेटर्स है। ठीक है, लेकिन डीसी करंट कैसे आएगा? तो डीसी करंट डायरेक्टली जनरेट नहीं करते, एसी को ही डीसी में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? तो इसके लिए रेक्टिफायर्स का यूज करते हैं। ठीक है, और स्टोर करते हैं सेल्स में, बैटरीज में, इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लॉसेस के बारे में क्या है, तो यहाँ पे कॉजेज लेस लॉस इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में लॉस कम होता है, इसके लिए हम ट्रांसमिशन कराने के लिए हमेशा एसी सप्लाई का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना है तो डीसी को यूज़ नहीं कर सकते, बहुत सारा यहाँ पर लॉस हो जाएगा। ठीक है, और रिप्रेजेंट करने के लिए बात करें तो साइन वेव का यूज़ करते हैं एसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन और डीसी को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बात करें तो ये पीरियोडिकली चेंज हो रहा है इस तरीके से, ये इसका एक साइकिल है, ये इसका दूसरा साइकिल है। तो आप देखिए, तो एक टाइम के बाद ये पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है, यानी कि पीरियोडिकली इसका चेंज हो रहा है वेव। इसके लिए इसका वेव फॉर्म जो है साइनोसॉइडल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड अगर हम इधर टाइम के साथ देखें तो इधर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगा और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ज़ीरो है।
ठीक है, ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा है तो कोई 4 पॉइंट भी बोलते हैं या डेफिनेशन भी बोलते हैं तो काफ़ी रहेगा। ये एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, इतना करे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि रेसिस्टर क्या होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ जो होता है वो V इज इक्वस टू आई आर होता है। तो अगर हम यहाँ से R के बारे में पूछे तो R इज इक्वस टू V बाई आई होगा। तो ये V बाई आई जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर गिवन कंडक्टर के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है। इसके लिए R जो है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि रेसिस्टर है क्या। रेसिस्टर इज अ passive electronic component that limits or control the flow of electric current in a circuit। एक पैसिव कंपोनेंट है, रेसिस्टर एक पैसिव कंपोनेंट है जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को लिमिट लगाता है। कितना फ्लो होना चाहिए वो उसके रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम बात करें एक रेसिस्टर कैसे काम करता है। रेसिस्टर वर्क्स बाय अपोजिंग करंट फ्लो कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में चेंज करेगा। इसी तरीके से अगर हमको कोई हीटर बनाना होता है तो हाई रेसिस्टेंस का कोई कंडक्टर यूज करते हैं, मेटल यूज करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि वो फ्लो ऑफ करंट को हीट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी ये कितना अपोज करेगा वही हमारा रेसिस्टेंस कहलाता है। अमाउंट ऑफ अपोजिशन इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, अब रेसिस्टर हेल्प्स इन वोल्टेज डिवीजन एंड करंट कंट्रोल। वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए और करंट को कंट्रोल करने के लिए रेसिस्टर हेल्प करता है। ठीक है, अभी अगर हम यूनिट का बात करें तो यूनिट जो होता है वो हमारा ओम होता है। ठीक है, और ये क्या है कि प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव कंपोनेंट्स, कंपोनेंट जो है वो सेंसिटिव कंपोनेंट उसको बचाने के लिए भी यूज होता है। सपोज कीजिए एक आईसी है। ठीक है, एक आईसी को अगर हमको 1.1 वोल्ट चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा करके इस तरीके से लगाएंगे कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, एक लिमिट तक फ्लो हो रहा है तो ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है यहाँ पर। अगर वहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो हुआ, ठीक है, ज़्यादा करंट फ्लो हुआ तो क्या होगा, रेसिस्टर बर्न हो जाएगा और वो बर्न होके यहाँ पे से कट हो जाएगा सप्लाई। तो ये आईसी को इस तरीके से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि रेसिस्टर क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि रेसिस्टर के बाद कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, तो अभी जैसे कि रेसिस्टर भी हमारा क्या पैसिव एलिमेंट था, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट था। कैपेसिटर भी हमारा पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। जनरली क्या करता है, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, बिटवीन इट्स प्लेट्स। ओके, तो कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, और ये किसके फॉर्म में करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में करेगा बिटवीन इट्स प्लेट्स। ठीक है, अब बात करेंगे कि कैपेसिटर कंसिस्ट करता है टू कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, एक अगर सपोज कि ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इधर से एनर्जी सप्लाई किए हैं तो यहाँ पर जो है वो चार्जेस को स्टोर करेगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक। एयर भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मीडियम रखो या ना रखो एनर्जी तो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, when voltage is applied it stores charges and releases when it is required। अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि चार्जेस को स्टोर कर लेगा और स्टोर करने के बाद जब हमको ज़रूरत होगा तो वो फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा और जहाँ पे सप्लाई करना है वहाँ पे वो सप्लाई करेगा। ठीक है, अभी कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी एंड अलाउ एसी टू पास। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दो चीज़ अगर हम याद रखें, ध्यान रखें कैपेसिटर के बारे में तो आप इंटरव्यू में आसानी से जवाब दे सकते हैं कि कैपेसिटर है क्या। कैपेसिटर एक ऐसा पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, चार्ज के फॉर्म में। दूसरा क्या है कि कैपेसिटर जो होता है वो एसी करंट को अलाउ करता है लेकिन डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और कितना अलाउ करेगा वो डिपेंड करता है उसके फ्रीक्वेंसी पे और उसी के हिसाब से फिल्टर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ वाइडली यूज्ड फॉर फिल्टरिंग, कपलिंग, टाइमिंग एंड एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, और कैपेसिटर का जो एसआई यूनिट होता है वो फैराड होता है। फैराड एक बड़ा वैल्यू होता है तो जनरली हम लोग माइक्रो फैराड में बात करते हैं। ये है पूरा कैपेसिटर का कहानी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और इंडक्टर क्या है वो जानेंगे।
ठीक है, पहले डेफिनेशन करते हैं। An inductor is a passive electrical component that stores electrical energy in the form of magnetic field when current flow through it. अभी आप देखिए कैपेसिटर में क्या था कि वो भी स्टोर कर रहा था एनर्जी को, इंडक्टर भी स्टोर करता है एनर्जी को, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है कि कैपेसिटर क्या कर रहा है, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर क्या करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात ध्यान रखना है। अगर आपको सभी एक साथ याद रखना है तो इसमें कंपैरिजन करके ध्यान रख सकते हैं कि कैपेसिटर ऑल्सो स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, inductor also stores electrical energy, but capacitor in the form of electric field, whereas inductor in the form of magnetic field। ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है कि an inductor is usually a coil of wire, ये coil of wires होता है, ठीक है, और ये वही वायर्स में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। When current flow, a magnetic field is produced around the coil, ठीक है, जब हम करंट फ्लो करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा कोयल के आसपास के एरिया में, ठीक है। इंडक्टर क्या करता है, अपोजेस करता है चेंज इन करंट, चेंज इन करंट को अपोज करता है। यानी चेंज इन करंट का मतलब क्या, करंट कौन सा करंट जो है जो बार बार चेंज होता है वो एसी होता है। इसका मतलब क्या है, ये डीसी को अलाउ करेगा, अलाउ डीसी आफ्टर सम टाइम एंड अपोज एसी डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका मतलब कि इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में बात करें तो कैपेसिटर जो था वो एसी को पास होने दे रहा था और डीसी को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन इंडक्टर जो है वो डीसी को पास होने देगा और एसी को ब्लॉक करेगा, ठीक है। ये ऑपरेशन में दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, लेकिन एक कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में और इंडक्टर क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। अब कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं फिल्टर बनाने के लिए। यहाँ पर डीसी फिल्टर बनाने के लिए तो यूज कर सकते हैं इंडक्टर के, क्यों, क्योंकि ये डीसी को अलाउ कर रहा है और एसी को अपोज कर रहा है। चोक्स में यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई में भी यूज करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में जनरली 24 वोल्ट का काफी जरूरत होता है कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस को, जिसको नॉर्मली कंट्रोल वोल्टेज भी बोलते हैं। और ये जो 24 वोल्ट है ये डीसी, इसको हम कहाँ से लेते हैं तो एसएमपीएस से लेते हैं। एसएमपीएस क्या करता है, एसी करंट को डीसी में बदलता है अलॉन्ग विथ अनदर कंपोनेंट्स, ठीक है। अकेले ये काम नहीं करता है इंडक्टर। अब बात करें तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट हेनरी होता है, जिसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का कहानी। अब हम बात करेंगे कि स्टार कनेक्शन क्या होता है, स्टार कनेक्शन क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मोटर है इंडस्ट्रियल मोटर तो वहाँ पर ये चीज़ जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये क्वेश्चन लगभग सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं डेफिनेशन क्या। स्टार कनेक्शन ऑल्सो कॉल्ड वाई कनेक्शन, स्टार कनेक्शन को वाई कनेक्शन भी बोला जाता है, इज अ 3 फेज इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ये 3 फेज का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है इन विच वन इंड ऑफ ईच फेज इज कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट। तीनों का इंड जो है वो एक कॉमन पॉइंट में कनेक्ट होता है जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, एंड द अदर इंड आर कनेक्टेड टू द लाइन टर्मिनल्स, और अदर इंड जो है वो 3 लाइन टर्मिनल पे कनेक्ट होगा, और ये वाई की तरह दिखता है, ठीक है। इसलिए इसको हम वाई वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। ये कॉमन हो गया, ये वाला कॉमन हो गया, और ये सभी लाइन वायर है। लाइन वायर बोले तो यू वी डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कभी आर वाई बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इंडस्ट्री में L1 L2 और L3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें से करेक्ट जो बोला जाए तो वो L1 L2 और L3 है पावर सप्लाई के लिए। और मोटर के लिए बात करें तो भी यू वी और डब्ल्यू रहेगा, ठीक है। आर वाई बी भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्यों हम इसको वाई कनेक्शन बोलते हैं या फिर स्टार कनेक्शन बोलते हैं, समझ गए। तीनों का कॉमन पॉइंट एक जगह पे कनेक्ट होगा जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, और बाकी दूसरा इंड जो है वो लाइन वायर होगा, ठीक है। अब बात करेंगे कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं। कॉमन पॉइंट को हम न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है, और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ यूज होता है तो इट इज यूज्ड इन 3 फेज एसी सिस्टम। ओके, न्यूट्रल वायर कैन बी टेकन आउट इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो न्यूट्रल वायर को हम हटा भी सकते हैं। कॉमन इन पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब हम देखेंगे वोल्टेज एंड करंट रिलेशन क्या होता है। देन वोल्टेज VL, करंट जो है वो होता है √3 इंटू फेस वोल्टेज VP, ठीक है।
उसके बाद उसी तरीके से लाइन करंट जो है IL वो होता है इक्वल टू फेज करंट IP। लाइन करंट और फेज करंट हमें इक्वल होता है, लेकिन वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज वो √3 टाइम्स जो है फेज वोल्टेज के होगा। ये है हमारा स्टार कनेक्शन, ठीक है। जनरली यहाँ पे लिखा है कि पावर जनरेशन में यूज करते हैं, ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन आप अगर एज अ CNC इंजीनियर अगर आप दे रहे हैं इंटरव्यू, तो आपको यहाँ पर मोटर भी इंक्लूड करना है, ठीक है। और मोटर में किस तरीके से काम करेगा वो भी हम एक एक करके बाद में देखेंगे। ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। ये एक डेल्टा जो है, जो ग्रीक सिंबल है, जो कि एक ट्रायंगल की तरह दिखता है, तो इस वजह से हम इसको डेल्टा कनेक्शन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि अ डेल्टा कनेक्शन इज अ 3 phase इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इन विच द एंड ऑफ ईच फेज इज कनेक्टेड टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट फेज, ठीक है। अगर एक ये फेस R है, ये Y है, ये B है, वो इस तरीके से कनेक्ट रहेगा। किसी का स्टार्टिंग पॉइंट जो है दूसरे का एंड पॉइंट से कनेक्ट रहता है, इसकी वजह से हम इसको डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। डेल्टा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रायंगल को ग्रीक में डेल्टा बोला जाता है, ट्रायंगल सिंबल्स को, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो न्यूट्रल पॉइंट कुछ नहीं है, नो न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। ईच फेज फॉर्म्स अ क्लोज सर्किट, हर एक फेज जो है वो क्लोज सर्किट को फॉर्म करेगा, ठीक है। कॉमनली यूज्ड इन मोटर एंड हेवी लोड, हेवी लोड में हम यूज करते हैं। अगर लोड कम है तो वहां पर हम क्या करते हैं, स्टार का यूज करते हैं, और लोड ज्यादा है तो डेल्टा का यूज करते हैं। क्या करता है ये? तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमको देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो वोल्टेज करंट का रिलेशन, तो लाइन वोल्टेज जो है वो इक्वल होगा फेस वोल्टेज का, लेकिन करंट देखे तो √3 टाइम्स फेस करंट होगा। जस्ट अपोजिट है किसका? स्टार कनेक्शन का, ठीक है। तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे कि जहाँ पर हाई टॉर्क का जरूरत है, जैसे कि सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर में हाई टॉर्क का जरूरत होता है, ठीक है। तो उस तरह का जगह पर हम यूज कर सकते हैं डेल्टा कनेक्शन को, ठीक है। तो ये हो गया स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। आई थिंक ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे कि डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज एंड 3 फेज। हालांकि ये क्वेश्चन पहले डिस्कस करना चाहिए स्टार डेल्टा से, क्योंकि 3 फेज क्या होता है वो हमको जानना है स्टार और डेल्टा के लिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि सिंगल फेज और 3 फेज में क्या डिफरेंस है। तो AC करंट क्या है कि चेंज करता है डायरेक्शन को पीरियोडिकली, ठीक है। लेकिन नॉट AC करंट, सिंगल फेस एंड 3 फेस, ओके। सो नंबर ऑफ फेस का बात करें, सबसे पहले तो बात करेंगे 3 फेस और सिंगल फेस, यानी कि नंबर ऑफ फेसेस के हिसाब से हम कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ फेस जो है सिंगल फेस में जनरली 1 फेस होगा, इसीलिए इसका नाम सिंगल फेस सप्लाई है। और 3 फेस में 3 फेस सप्लाई होगा, ठीक है। ये बोलने के लिए जरूरत नहीं है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। अगर पावर की बात करें तो पावर इज नॉट कंटिन्यूअस इन सिंगल फेस, लेकिन अगर आप बात करें 3 फेस में तो पावर जो है वो कंटिन्यूअस होता है। इफिशियंट कम होता है सिंगल फेस, और 3 फेस का इफिशियंसी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो कहाँ पर सुइटेबल है। तो सुइटेबल होता है लो पावर में। कौन सा? सिंगल फेज जो है वो लो पावर में सुइटेबल होता है, इसलिए घर में हम सिंगल फेज का यूज करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे हाई पावर का जरूरत है, इसके लिए वहाँ पर हम 3 फेज का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करें टॉर्क का, तो टॉर्क जो होता है वो सिंगल फेज में लो होगा, लेकिन वही चीज 3 फेज में हाई हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर मोटर के बारे में, साइज के बारे में बात करें, तो सिंगल फेज का जो मोटर होता है वो लार्जर फॉर सेम आउटपुट के लिए वो साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन 3 फेज का अगर एक मोटर लेते हैं तो सेम आउटपुट के लिए तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो ये एक एडवांटेज हो गया कि जगह कम कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए बात करें तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि घरों में जो चीज़ यूज़ करते हैं, शॉप्स में जो यूज़ करते हैं अप्लायंसेस, वो सिंगल फेज पे चलता है। क्यों? क्योंकि वो लो पावर सप्लाई के लिए सुइटेबल है, ठीक है। लेकिन और घर का अप्लायंसेस लो पावर में होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में जो है हाई पावर का जरूरत है, तो वहां पर एफिशिएंट होता है 3 फेज। तो यहाँ पर इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज हो सकता है उसका। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो फैन है, लाइट है, ये सभी क्या है? होम अप्लायंसेस है, जो कि AC पे, सॉरी, सिंगल फेज पे काम करेगा। और 3 फेज पे कौन काम करेगा? मोटर। मोटर तो सिंगल फेज पे भी काम करेगा, लेकिन ये इंडस्ट्रियल मोटर यहाँ पर मेंशन करना है। इंडस्ट्रियल मोटर हो गया, हेवी मशीन्स हो गया, ये सभी 3 फेज पे काम करता है, ठीक है।
तो ये थ्री फेज के बारे में जान गए हम लोग। अब हम बात करेंगे कि हॉल इफेक्ट क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके प्रिंसिपल को यूज़ करके काफ़ी सेंसर्स बनाते हैं और वो सेंसर हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज़ होता है। अभी ये है कि व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, अ वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस इट, दिस इज कॉल्ड हॉल इफेक्ट। सिंपल सा बात है कि अगर ये एक कंडक्टर है, सपोज कीजिए ये एक कंडक्टर है। अभी क्या बोल रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, हम यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए सपोज यहाँ पर हम अप्लाई कर दिए नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। तो क्या होगा, ये कंडक्टर में कोई फ्लो ऑफ करंट डेवलप होगा, ठीक है, और वोल्टेज अपियर हो जाएगा उसके अक्रॉस में। इसी प्रोसेस को हम हॉल इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, उसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल कर दिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए, परपेंडिकुलर करना है। अगर कंडक्टर इस तरफ है तो इस तरफ से अप्लाई करना है, तो क्या होगा, वहाँ पर वोल्टेज डेवलप होगा और इस प्रोसेस को हॉल इफेक्ट बोलते हैं। अभी कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे तो कितना वोल्टेज डेवलप होगा, ये बात को ध्यान में रखते हुए हम सेंसर्स को बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या है और कैसा यूज़ करते हैं, ये समझ गए हम। अब हम बात करेंगे कि क्या मटेरियल यूज़ करता है। अकर्स मेनली इन सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मटेरियल का यूज़ करके ये सेंसर्स को बनाते हैं। और होता है कि हॉल वोल्टेज इज परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। हॉल वोल्टेज जो है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या है कि करंट, वोल्टेज और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर होगा, और इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हॉल इफेक्ट कहलाता है। यूज्ड टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ये एक नॉर्मल यूज है, लेकिन अगर इंडस्ट्री में बात करें तो क्या यूज करते हैं, हॉल सेंसर का के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमको वोल्टेज मिल रहा है। अभी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली है, वो बात का बात है। यहाँ पे सिंपली हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दे दिए, ठीक है। तो सपोज कीजिए हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करे हैं एक सर्टेन अमाउंट में, तो उसके हिसाब से वोल्टेज मिला। ये प्रोसेस को, प्रिंसिपल को यूज करके हम हॉल सेंसर्स बना लिए। अब बात यह है कि वो एक जगह पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो मेजर करना है, तो कैसे करेंगे। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी कितना है वो भी मेजर कर सकते हैं। अभी क्या, ये सेंसर बनाते तो है, लेकिन सेंसर कहाँ पे यूज होगा, तो सेंसर हमारा स्पीड के लिए यूज होता है, और पोजीशन सेंसर के लिए यूज होता है। नंबर ऑफ रोटेशन मोटर का कितना है वो देखने के लिए हम हॉल इफेक्ट सेंसर का यूज करते हैं। डिटरमाइन कैसे करते हैं, पी टाइप हो सकता है सेंसर और एन टाइप हो सकता है सेंसर। क्यों, क्योंकि उसको बनाने के लिए पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर का हम यूज करेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या लिए है कि बेसिक डेफिनेशन क्या होता है एमीटर का, वोल्ट मीटर का और गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने इसको लास्ट में लिखा है। क्यों सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये है क्या, उसके हिसाब से हम बाकी दोनों को देखेंगे। अ गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसी भी केबल पे, वायर पे पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्यों गैल्वेनोमीटर को पहले बोले, अब ये जानेंगे एमीटर की मदद से। क्योंकि करंट फ्लो, एमीटर क्या है, एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। इसका मतलब एक सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो एमीटर कहलाता है, और एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको। अब सवाल यहाँ पर है कि क्यों हम गैल्वेनोमीटर पहले बोले, क्योंकि करंट सेंस करेगा तभी तो बाद में देखेंगे कि कितना करंट यूज कर रहे हैं। तो पहले गैल्वेनोमीटर डिफाइन करें, बाद में एमीटर को डिफाइन करें। अब बात करते हैं करंट फ्लो कर रहा है, तो हम जानते हैं कि करंट कब फ्लो करता है, जब देयर इज अ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। तो उस कंडक्टर के दो पॉइंट में कितना वोल्टेज का डिफरेंस है वो मेजर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं वोल्ट मीटर का, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक डेफिनेशन और यूज करने का तरीका किसका, एमीटर का, वोल्ट मीटर का और गैल्वेनोमीटर का, ठीक है।
अब हम बात करेंगे कि सर्वो मोटर और स्पिंडल मोटर क्या होता है। ठीक है, ये इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में जो भी गियर बनाते हैं, शाफ्ट बनाते हैं, उन सबको बनाने के लिए हम मिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। तो वो मिलिंग मशीन में हमारा एक सर्वो मोटर कितना भी हो सकता है, स्पिंडल मीटर मोटर जो है वो एक मिनिमम एक तो होना चाहिए। ठीक है, तो बात करेंगे कि किस तरीके से यूज़ होता है और इसका है क्या। यूज़ फॉर प्रिसाइज पोजिशन, स्पीड एंड टॉर्क कंट्रोल। सर्वो मोटर का यूज़ करेंगे किसके लिए? प्रिसाइज पोजीशन के लिए, स्पीड के लिए और टॉर्क कंट्रोल के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें हाई स्पीड कंटिन्यूअस रोटेशन कराना है तो हम स्पिंडल मोटर को प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब सर्वो मोटर का पोजीशन के लिए प्रिसाइज है तो पोजीशन बताने के लिए कोई ना कोई फीडबैक तो मिलना चाहिए। तो क्या करता है सर्वो मोटर? यूज करता है फीडबैक को, जिसको हम इनकोडर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्पिंडल मोटर में आरपीएम स्पीड के बारे में बात करें तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पोजीशन फीडबैक का यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सेंसर यूज़ करेंगे जो आरपीएम को बताएगा। ठीक है, अब बात करें तो हाई पोजिशनल एक्यूरेसी होगा। सर्वो मोटर का यूज़ करते हैं हाई पोजिशनल एक्यूरेसी के लिए, लेकिन पोजिशन एक्यूरेसी का कोई ज़रूरत नहीं होगा कहाँ पर? स्पिंडल मोटर पे। फास्ट एक्सेलरेशन और डेक्सेलरेशन होगा। सपोज एक मशीन का टेबल का रोटेशन कर मूवमेंट कराना है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन डेक्सेलरेशन फास्ट होना चाहिए, हाई टॉर्क होना चाहिए, तो वहाँ पर सर्वो मोटर यूज़ कर लिए। और अगर मिलिंग ऑपरेशन करना है, कोई जॉब में मिलिंग करना है तो वहाँ पर हाई स्पीड चाहिए तो वहाँ पर स्पिंडल का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेट्स एट लो टू मीडियम स्पीड। स्पीड क्या होगा सर्वो मोटर का? लो टू मीडियम स्पीड, लेकिन स्पिंडल मोटर हाई स्पीड पे काम, इस हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, टॉर्क रिमेन्स हाई एट लो स्पीड पे टॉर्क हाई होगा, लेकिन यहाँ पर स्पिंडल मोटर में क्या होगा? टॉर्क डिक्रीजेस एट लो स्पीड में टॉर्क डिक्रीज करेगा, हाई स्पीड में टॉर्क इंक्रीज करेगा। ठीक है, यूज्ड इन सीएनसी एक्सिस मूवमेंट, ये बात हम बता रहे थे कि कहाँ यूज करते हैं। तो टेबल का मूवमेंट करने के लिए, यानी एक्सिस मूवमेंट एक्स वाई जेड कितना भी एक्सिस बनाया है तो उसको मूवमेंट कराने के लिए हम सर्वो मोटर का यूज करते हैं। और कटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्पिंडल मोटर का यूज करते हैं। सर्वो मोटर ऐसा नहीं कि जनरली थ्री फेज में या फिर सिंगल फेज में कनेक्ट कर दिए तो वो काम करेगा। वो काम कराने के लिए हमको एक सर्वो ड्राइव का जरूरत होता है। ठीक है, और स्पिंडल मोटर को ड्राइव कराने के लिए स्पिंडल ड्राइव का जरूरत होता है, या फिर वीएफडी का यूज कर सकते हैं। वीएफडी क्या है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। उसी तरीके से सर्वो के लिए भी वीएफडी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन सर्वो एंड स्पिंडल मोटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। तो इलेक्ट्रिकल पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हमको फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू वी आई होता है। तो हम एक फॉर्मूले के हिसाब से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, तो ये हो गया रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट एनर्जी, लाइट, मैकेनिकल वर्क, etc आर नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। पावर मैथमेटिकली पावर इज V प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओके, देन यूनिट क्या होता है? तो यूनिट हमारा वाट होता है। ठीक है, सपोज अगर V 5 वोल्ट है और I हमारा 2 एम्पियर है, तो दोनों चीज हम SI में लिए हैं तो इसका यूनिट भी वाट SI में होना चाहिए। तो पावर का फार्मूला VI के हिसाब से देखें तो 5 × 2 यानी कि 10 वाट हमारा पावर डिलीवर होना चाहिए उस सर्किट में। कब? जब दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, फर्स्ट इन स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच का वोल्टेज का डिफरेंस 5 वोल्ट हो और करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर शुड बी 2 ओम, इट मींस पावर शुड बी 10 वाट। ओके, ये हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। अब बात करते हैं वाई इज पावर फैक्टर इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। पावर फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले जानेंगे कि पावर फैक्टर होता क्या है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है और इससे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा, वो भी डिस्कस करेंगे। पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रियल पावर इन किलोवाट टू अपरेंट पावर इन किलोवोल्ट एम्पियर इन अ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, तो पावर फैक्टर को हम कॉस फाई भी बोलते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है वो रेशियो ऑफ रियल पावर टू द अपरेंट पावर होता है, और इसका वैल्यू जो होता है वो बिटवीन 0 to 1 होता है। अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो इसका वैल्यू 1.1 होता है। ठीक है,
अब बात करेंगे कि एसी सप्लाई जो होता है वो हमारा 110 वोल्ट होता है एसी, या फिर 220 वोल्ट होता है, या फिर 440 होता है, 11 के वोल्ट एसी होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जितना भी एसी सप्लाई वो हमेशा से क्या होता है कि यहाँ पर 11 के मल्टीपल में होता है। क्यों होता है वो 11 के मल्टीपल में हमारा एसी सप्लाई? क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.1 के बराबर होता है। ठीक है, तो कोई भी एसी सप्लाई है वो पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर के सप्लाई होगा, तो 1.1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 11 का मल्टीपल बनता है। ये एक रीजन है। अब हम बात करेंगे कि पावर फैक्टर इंपॉर्टेंट क्या है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में। तो पावर फैक्टर जो है वो क्या करता है? पावर फैक्टर रिड्यूसेस पावर लॉस इन अ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो पावर है उसका लॉस को कम करता है। उसके बाद क्या करता है? इम्प्रूव सिस्टम इफिशियंसी, रिड्यूस करंट ड्रॉन यानी लीकेज को कम करेगा, लोअर्स इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अगर घर का बात करें, घर का डोमेस्टिक बिल काम का बात करें, तो बिल्स को कम करेगा, मतलब यूनिट जो एनर्जी का वेस्टेजेस है वो थोड़ा कम होगा। टेक्निकली बोले तो इंक्रीजिंग इक्विपमेंट लाइफ, इक्विपमेंट का लाइफ को इंक्रीज कराएगा। और इम्प्रूव वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का वोल्टेज रेगुलेशन को इम्प्रूव कराएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पावर फैक्टर अच्छा है, अप्रॉक्सीमेटली क्या हम बोले 1.1 होना चाहिए, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली किसी का 1 है, इसका मतलब है कि वो गुड नहीं है। तो वहां पर क्या होता है कि एफिशिएंट कम होगा। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू है पावर फैक्टर का तो एफिशिएंट होगा, इकोनॉमिकली इलेक्ट्रिकल सिस्टम बना सकते हैं, यानी कि कम दाम का भी हो सकता है। व्हाट इज अर्थिंग एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? अर्थिंग क्या है और हम क्यों यूज करते हैं अर्थिंग का? तो अर्थिंग का बात करें तो सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कि कोई भी वोल्टेज कहीं पे अगर हमारा शॉर्ट होकर के दो केबल शॉर्ट हो गया है, तो वहां पर प्रॉब्लम है कि किसी को करंट लग सकता है, तो उस तरह जगह पर सेफ्टी के लिए अर्थिंग का यूज कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। अर्थिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द नॉन करंट कैरिंग मेटेलिक पार्ट्स of electrical equipment to the earth ground through a low resistance path। लो रेसिस्टेंस पाथ में इसके थ्रू कनेक्ट कर देंगे। सपोज कीजिए एक मशीन का बॉडी भी मेटेलिक है और उसके अंदर इलेक्ट्रिकल पैनल मेटेलिक है। अगर कोई 3 फेज का सप्लाई का केबल बाहर आ गया, इंसुलेशन कट होके केबल टच कर रहा है बॉडी को, तो उसको तुरंत ग्राउंड होना चाहिए, अर्थिन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो किसी को हार्म कर सकता है करंट लग के। तो इस प्रोसेस को हम अर्थिंग बोलते हैं, जो कि सेफ्टी के लिए यूज होता है। क्या किससे सेफ्टी के लिए? तो इलेक्ट्रिकल शॉक से सेफ्टी करता है। ठीक है, और सेफ्टी कैरी करता है फॉल्ट करंट टू ग्राउंड, फॉल्ट करंट को ग्राउंड से मिलाता है। प्रिवेंट डैमेज टू इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को भी डैमेज से बचाता है। ठीक है, इंश्योर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस सच एज एमसीबी, फ्यूज, ईएलसीबी। ठीक है, इंश्योर करता है प्रॉपर ऑपरेशन को इन सब का। ठीक है, तो ये हो गया कि अर्थिंग क्या होता है। अब बात करेंगे फ्यूज और एमसीबी में क्या डिफरेंस है। अगर आपको बोला जाए कि फ्यूज क्या होता है या एमसीबी क्या होता है, तो आप सिर्फ डेफिनेशन बोलेंगे तो डेफिनेशन भी इधर से आएगा। वर्क्स ऑन मेल्टिंग प्रिंसिपल। क्या होता है फ्यूज में कि एक सर्टेन एम्पियर रेंज का, सपोज 1 एम्पियर का कोई फ्यूज है, ठीक है, तो उसमें कितना करंट फ्लो होना चाहिए, उससे लिमिट अगर पार करता है तो ये फ्यूज आप वहां से कट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेल्टिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, मेल्ट होकर के कट हो जाता है। लेकिन एमसीबी क्या होता है? एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, और ये काम करता है ट्रिपिंग मैकेनिज्म पे। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्रिप हो जाएगा और दो केबल के बीच का जो कनेक्शन था, कंटिन्यूटी था, उसको ब्रेक कर देगा। तो ये एक स्विच की तरह यूज करा दिया, जब कोई प्रॉब्लम आता है तो वो ट्रिप हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यूज वन टाइम यूज डिवाइस, एक बार अगर फ्यूज को लगाए खराब हो गया तो दोबारा से उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एमसीबी है वो ट्रिप हुआ तो उसको जो फॉल्ट है उसको करेक्ट करने के बाद दोबारा से उसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात है कि अगर एक ही बार यूज कर सकते हैं, इसका मतलब है कि रिप्लेसमेंट का जरूरत है। लेकिन रिप्लेसमेंट का नहीं, रीसेट करने का जरूरत है। किसको? एमसीबी को। अभी स्लो रिस्पॉन्स, इन सम केसेस में स्लो रिस्पॉन्स होता है, लेकिन कॉन्टैक्टर का जो है वो फास्ट और एक्यूरेट ऑपरेशन होता है। ठीक है, अभी क्या ये रिलेबल है? तो ये लेस रिलेबल, रिलेबल तो है लेकिन ये लेस रिलेबल होता है एज कंपेयर टू एमसीबी, क्योंकि एमसीबी जो है वो फ्यूज से ज़्यादा रिलेबल है। अब बात करें कॉस्ट का, तो एक छोटा फ्यूज जो होता है वो कम कॉस्ट का होता है।
कॉस्ट जो होता है उसका कम होगा, लेकिन एक कॉन्टैक्टर जो है वो उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन फॉल्ट क्या है, उसका इंडिकेशन नहीं दे पाता है, कौन, फ्यूज़। और एमसीबी में जो है वो ऑन ऑफ करके इंडिकेशन दे देता है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन फ्यूज एंड एमसीबी। दोनों ही प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, लेकिन दोनों का वर्क करने का तरीका अलग है। फ्यूज में हमारा मेल्टिंग प्रिंसिपल है और यहाँ ट्रिपिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। ट्रिपिंग मैकेनिज्म कैसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करता है इनसाइड एमसीबी, ठीक है। एक बार में फ्यूज चला गया तो उसको दोबारा नहीं यूज कर सकते, लेकिन हम रीयूजेबल होगा एमसीबी। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का बारे में हमको पता है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो ट्रांसफर करता है एसी इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एसी करंट को ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है, उसके लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इट इज मेनली यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेजेस, मतलब कि वोल्टेज को कम करना या वोल्टेज को ज़्यादा करना भी पॉसिबल है ट्रांसफार्मर के थ्रू, ठीक है। अब हम वर्किंग प्रिंसिपल का बात करें तो क्या है कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। ट्रांसफार्मर व्हेन एसी फ्लो इन द प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पर दो वाइंडिंग होगा ट्रांसफार्मर में। तो ये वाइंडिंग वन, ये वाइंडिंग टू आगे डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए इस तरीके से है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर, तो वो उसके कोर पे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, विच इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में। अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, असल में ये वोल्टेज है जो दूसरे कॉइल की तरफ डेवलप होगा। क्यों, क्योंकि जब हम प्राइमरी में करंट को फ्लो कराते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग में करंट को फ्लो कराते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और उसके वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। किधर, सेकेंडरी में। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नथिंग बट अ वोल्टेज जो सेकेंडरी कॉइल में मिलेगा। इस फिगर के थ्रू समझे तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दो एग्जांपल लिए हैं कि स्टेप अप क्या होगा और स्टेप डाउन क्या होगा, वो हम आपको बता दिए कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग्स देखें तो आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सेकेंडरी में आपको कम मिलेगा, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी में वाइंडिंग कम होगा लेकिन सेकेंडरी में वाइंडिंग जो है हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ वाइंडिंग तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर होना है, ठीक है। नंबर ऑफ वाइंडिंग को ही कम ज़्यादा करके हम टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, यानी कि स्टेप अप और स्टेप डाउन बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर वर्किंग के बारे में, तो प्राइमरी कॉइल में हम अल्टरनेटिंग करंट को पास किए, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट हुआ, सेकेंडरी में सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल का करके यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो गया। ये ईएमएफ जो है वो नथिंग बट अ वोल्टेज है, कहाँ पर, सेकेंडरी का। वो किस पे वोल्टेज क्या होगा, स्टेप अप होगा या फिर स्टेप डाउन होगा, वो डिपेंड करेगा हमारा नंबर ऑफ कोयल्स इन अ प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल और उसका टाइप। मेन पार्ट क्या है ट्रांसफार्मर का, तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर का मेन पहला पार्ट है प्राइमरी वाइंडिंग, फिर दूसरा है सेकेंडरी वाइंडिंग, और वहाँ पर मैग्नेटिक कोर होना चाहिए जहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। इसके बाद हम अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो हमने डिस्कस किया स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। अभी यहाँ पर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि आपका जितना इनपुट वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज भी होगा, ठीक है। इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है और यह सेफ्टी के लिए यूज होता है, ठीक है। यानी सेम वोल्टेज, सेफ्टी पर्पस। उसके बाद पावर ट्रांसफार्मर है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेसिक फार्मूला क्या होगा ट्रांसफार्मर का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेशियो ऑफ V1/V2 जो होता है वो N1/N2 होता है, और इसी के हिसाब से हमारा जो है कि ट्रांसफार्मर डिफाइन होता है कि वो स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा। और एप्लीकेशन क्या है कि पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल चार्जेस में, अडेप्टर्स में, एसएमपीएस में, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल सब स्टेशंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफिशियंसी क्या होता है इलेक्ट्रिकल मशीन का। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन है तो वो 100% कभी भी काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई लॉस होता है, आयरन लॉस हो सकता है, कॉपर लॉस हो सकता है।
तो यहाँ पर सपोज कीजिए आप इनपुट देते हैं 100 वोल्ट, ठीक है, लेकिन आउटपुट में आपको 80 वोल्ट ही मिलता है। 80 वोल्ट से ही वो काम कर रहा है, 20 वोल्ट का लॉस हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस है, तो लॉस होने के बाद जो आउटपुट मिलता है वही हमारा एफिशिएंसी कहलाता है। यानी कि एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, ठीक है। अगर परसेंटेज में चाहिए तो हम मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लेंगे। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जो कि मैक्सिमम टाइम सभी इंटरव्यू में पूछा जाता है। अभी कौन कौन सा इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो सकता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो सकता है, डीसीएस इंजीनियर हो सकता है, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का भी जितना कैटेगरी है, सब में ये टॉप 20 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है।